आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पैमाने के प्रतिफल के नियम पर एक विस्तृत विमर्श करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में परिवर्तनशील अनुपात के नियम पर एक विस्तृत चर्चा समाप्त कर चुके थे। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। हम लोग पिछले क्लास में ये भी चर्चा कर लिए थे कि अल्पकालीन उत्पादन फलन का नाम परिवर्तनशील अनुपात का नियम है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम पैमाने के प्रतिफल का नियम है। अब ध्यान दीजिएगा, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, प्रश्न रहेगा परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन फलन है। ऑप्शन रहेगा अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको छांट लेना है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम कैसा उत्पादन फलन है, तो अल्पकालीन। ठीक इसी तरह से प्रश्न रह सकता है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अपने चर्चा के क्रम में देखे थे कि पैमाने के प्रतिफल का नियम दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा दीर्घकाल या लॉन्ग पीरियड के खासियत को समझ लें। दीर्घकाल में किसी प्रोड्यूसर के पास इतना सफिशिएंट टाइम रहता है कि अगर कोई प्रोड्यूसर उत्पादन को बढ़ाना चाहता है तो उत्पादन के किसी भी साधन में, किसी भी अनुपात में वह परिवर्तन कर सकता है। मतलब जो दीर्घकाल है उसमें उत्पादन का कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो साधन स्थिर रहता हो। मतलब जो यहां से प्रश्न बन सकता है कि दीर्घकाल में, दीर्घकाल जो समय अवधि है, इसमें उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं, तो परिवर्तनशील होते हैं। साधन परिवर्तनशील होंगे, परिवर्तन किया जा सकेगा। दीर्घकाल की एक और विशेषता है कि अगर कोई उत्पादक उत्पादन के टेक्नोलॉजी को चेंज करना चाहेगा तो दीर्घकाल में उत्पादन के टेक्नोलॉजी को भी चेंज कर सकेगा। हम लोग दीर्घकाल के संबंध में दो बातें देख लिए कि उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, मतलब किसी भी साधन को किसी भी रेशियो में वो घटा सकता है या बढ़ा सकता है। दूसरी बात हम लोग देखे कि दीर्घकाल में टेक्नोलॉजी भी चेंज किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग पैमाने के प्रतिफल के नियम पर आ जाएं। जो पैमाने के प्रतिफल का नियम है, ये बताने का काम करेगा कि दीर्घकाल में उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच में कैसा संबंध होता है। मतलब दीर्घकाल में उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच में रिलेशन को बताने का काम पैमाने के प्रतिफल का नियम करता है। पैमाने के प्रतिफल के नियम की तीन अवस्थाएं हैं। प्रश्न रह सकता है कि पैमाने के प्रतिफल के नियम की कितनी अवस्थाएं, तो हम लोग चर्चा किए पैमाने के प्रतिफल के नियम की तीन अवस्थाएं। वो तीन अवस्थाएं कौन कौन है, तो पैमाने के प्रतिफल के नियम की पहली अवस्था है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था।
बढ़ते प्रतिफल। तो हम लोग चर्चा किए पैमाने के प्रतिफल के नियम की कितनी अवस्थाएं? 3। कौन कौन? पहला, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। दूसरा, पैमाने के समता प्रतिफल की अवस्था। पैमाने के समता प्रतिफल की अवस्था। और तीसरा, पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। घटते प्रतिफल की अवस्था। तो हम लोग अपने चर्चा के क्रम में ये देख लिए, अभी तक जो हम लोगों ने देखा कि पैमाने के प्रतिफल का नियम दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हैं और दीर्घकाल में उत्पादन के टेक्नोलॉजी को भी चेंज किया जा सकता है। हम लोग अपने चर्चा में ये भी समझे कि पैमाने के प्रतिफल के नियम की 3 अवस्थाएं हैं। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन है? तो पहली अवस्था है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, दूसरी अवस्था पैमाने के समता प्रतिफल की अवस्था और तीसरी अवस्था है पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। अब चलिए हम लोग इन तीनों अवस्थाओं को समझने का एक सार्थक प्रयास करें। आखिर पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था क्या है और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था उत्पन्न क्यों होता है? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यदि उत्पादन के साधनों को, यदि उत्पादन के जो साधन हैं, यदि इन साधनों में 10% वृद्धि किए और उत्पादन में वृद्धि 25% हो जाए। हम लोग ये देखे कि जितना उत्पादन के साधनों को बढ़ाया गया उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हुआ है। मतलब जब साधनों में आनुपातिक वृद्धि के तुलना में उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि अधिक होता है तो उत्पादन की यह अवस्था पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहलाता है। चलिए हम लोग इसको एक उदाहरण से समझें कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का कोई व्यवहारिक उदाहरण हमारे आम जनजीवन में है क्या, और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्यों उत्पन्न होता है। जैसे जब हम अपने क्लासरूम में बिना किसी टेक्नोलॉजी के पढ़ाते थे तो हम 1 घंटा में 40 स्टूडेंट से 45 स्टूडेंट को पढ़ा पाते थे। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा लिए, जब हम पढ़ाने के टेक्नोलॉजी को चेंज किए तो 1 घंटा में हम हजारों हजार विद्यार्थियों को पढ़ाने में सफल हो गए। ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है। आज कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था नहीं दिखाई पड़ती हो। आप चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कीजिए, हर सेक्टर में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था उत्पन्न हो रहा है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के उत्पन्न होने का हम लोग एक महत्वपूर्ण कारण को समझे, उत्पादन के टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, उत्पादन के उन्नत तकनीकी का प्रयोग। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लिए श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण भी जिम्मेदार होता है। कैसे? यदि किसी काम में हम लोग मजदूर के इच्छा और उसके योग्यता के हिसाब से अगर उसको काम दिया जाए तो एक मजदूर अपने क्षमता का मैक्सिमम, अधिकतम उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर उत्पादन में हम लोग श्रम विभाजन नहीं करें, विशिष्टीकरण नहीं करें तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति लागू नहीं होगा। हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आज देखते हैं कि हम लोग पहले जितने खेत में जितना बीज लगाते थे, जितना श्रम लगाते थे,
आज उतना ही लगाकर हम ज़्यादा उत्पादन करने सक रहे हैं। इसका कारण कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी में परिवर्तन है, कहीं न कहीं श्रम विभाजन है, विशिष्टीकरण है। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लिए ऐसे बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। हम दो प्रमुख और कारणों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं, और उन दो कारणों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि किसी भी टॉपिक से, किसी भी टीचर से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न रहे उस प्रश्न को आप बनाने में समर्थ हो सके। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लिए दो महत्वपूर्ण कारण हैं। वो महत्वपूर्ण कारण कौन कौन है उसको हम लोग देख लें एक बार। पहला है आंतरिक बचतें, और दूसरा बाह्य बचतें। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लिए ये आंतरिक बचत और बाह्य बचत कैसे जिम्मेदार है उसको पहले समझ लिया जाए। आंतरिक बचत क्या है और बाह्य बचत क्या है, इससे ऑब्जेक्टिव रहता है। आंतरिक बचत को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए दो फर्म है ए और बी, दो उत्पादक है ए और बी। आंतरिक बचत का यह मतलब है किसी एक फर्म के व्यक्तिगत कुशलता के कारण, व्यक्तिगत टैलेंट के कारण जो बचत उत्पन्न होता है ये आंतरिक बचत कहलाता है। जैसे जो फर्म ए था ये श्रम विभाजन करना जानता था, श्रम विभाजन करने की जो कला है उसमें फर्म ए दक्ष है, लेकिन फर्म बी श्रम विभाजन नहीं कर पाता है। तो आंतरिक बचत किसे मिलेगा? फर्म ए को, बी को नहीं मिलेगा। फर्म ए जो है ये सहगामी क्रियाओं में भी दक्ष है, और बी सहगामी क्रियाओं में दक्ष नहीं है। तो यहां हम लोगों को समझना होगा ये सहगामी क्रिया क्या चीज है। सहगामी क्रिया को आप ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है, वो इलाज के साथ साथ अगर अपने हॉस्पिटल में हर तरह के जांच की सुविधा भी देता है तो ये सहगामी क्रिया है। अगर फर्म ए सहगामी क्रिया करता है और फर्म बी सहगामी क्रिया नहीं करता है तो इसका मतलब है कि आंतरिक बचत ए को मिलेगा, बी को नहीं मिलेगा। फर्म ए जो है ये उन्नत तकनीकी का प्रयोग करता है, उन्नत तकनीकी का ये प्रयोग करेगा, और बी पिछड़ी हुई तकनीकी का प्रयोग करेगा या उन्नत तकनीकी का प्रयोग नहीं करेगा। तो हम लोग अपने चर्चा से ये समझने का प्रयास किए कि आंतरिक बचत का मतलब है किसी एक फर्म के आंतरिक कुशलता, व्यक्तिगत कुशलता के कारण जो सेविंग होगा, जो बचत होगा, ये आंतरिक बचत का है। अब चलिए हम लोग बाह्य बचत की ओर चलते हैं कि आखिर बाह्य बचत क्या है। बाह्य बचत का मतलब है कि मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में ए, बी, सी और डी 4 फर्म है। किसी उद्योग में 4 फर्म है ए, बी, सी और डी। अगर सभी फर्म बड़े पैमाने पर उत्पादन करें, व्यापक पैमाने पर उत्पादन करें, तो सभी फर्मों को बाह्य बचतें मिलेगा। मतलब आंतरिक बचत और बाह्य बचत का अंतर क्या है? आंतरिक बचत का लाभ सिर्फ उसी फर्म को मिलेगा जो श्रम विभाजन करेगा, सिर्फ उसी फर्म को मिलेगा जो उन्नत तकनीकी का प्रयोग करेगा। लेकिन बाह्य बचतों का लाभ
बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले हर फर्म को प्राप्त होता है। इसको आप उदाहरण से समझिए। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा तो फर्म ए, बी, सी, डी चारों फर्मों को जो कच्चा माल है ये थोक कीमत पर मिल जाएगा। कच्चा माल इन चारों को थोक कीमतों पर मिल गया और थोक कीमत जो है ये खुदरा कीमत से कम होता है। मतलब बाह्य बचतों का लाभ बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले सभी फर्मों को मिलता है। और एक उदाहरण ले लेते हैं। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होता है तो उद्योगों का केंद्रीकरण एक ही जगह में हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, अगर किसी खास एरिया में 20 को बड़ा बड़ा खटाल खुल गया तो आप देखेंगे कि उसके इर्द गिर्द पशुओं के चारे का भी दुकान खुल जाता है, उसके इर्द गिर्द पशुओं के दवाइयों की भी दुकान खुल जाते हैं। तो परिवहन लागत सारे फर्मों को कम लगता है। मतलब जो बाह्य बचत है बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले सभी फर्मों को मिलेगा और आंतरिक बचत सिर्फ आंतरिक कुशलता के कारण किसी खास फर्म को मिलेगा। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लिए आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें दोनों जिम्मेदार हैं। अब चलिए हम लोग पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को हम लोग एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से समझें। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को समझाने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम हम लोग यूज करेंगे। बहुत आसान है, बहुत सरल है। आप लोग ध्यान से डायग्राम को देखिएगा। एक्स एक्सिस में साधन एक्स है, एक्स एक्सिस में उत्पादन का साधन एक्स है, कोई भी भूमि पूंजी कोई भी मान सकते हैं। वाई एक्सिस में साधन वाई। एक पैमाना रेखा खींच लिए, मूल बिंदु से खींचा गया रेखा पैमाना रेखा है। ओटी यहां हम लोग देख रहे हैं, ये पैमाना रेखा है। IQ1 आइसोक्वांट्स कर्व है। एक दूसरा आइसोक्वांट्स कर्व खींचते हैं, IQ2 IQ3 और भी समुत्पाद वक्र खींचा जा सकता है, IQ4। चलिए इस बिंदु का कुछ नाम दे दीजिए, जैसे P, Q, इसका नाम दे दीजिए R, ये S। IQ1 समुत्पाद वक्र मान लीजिए 10 उत्पादन को व्यक्त करे, ये 20, ये 30 और ये 40। डायग्राम से क्या पता चल रहा है? डायग्राम से ये पता चल रहा है कि उत्पादन में एक समान वृद्धि करने के लिए पहले के तुलना में कम साधन को बढ़ाया जा रहा है। आप हर आइसोक्वांट्स कर्व में देख रहे हैं, बढ़ता हुआ हर आइसोक्वांट्स कर्व में 10 अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। लेकिन अतिरिक्त 10 का उत्पादन करने के लिए पहले के तुलना में कम साधनों को बढ़ाया जा रहा है। मतलब आप यहां देख सकते हैं डायग्राम में कि PQ ग्रेटर देन QR और QR ग्रेटर देन RS। मतलब इस डायग्राम से यह पता चला कि साधनों में आनुपातिक वृद्धि से अधिक आनुपातिक
वृद्धि उत्पादन में हो रहा है। डायग्राम से हम लोग ये समझने का प्रयास किए कि जितना हम लोग साधनों को बढ़ाते हैं उससे अधिक अनुपात में प्रोडक्शन बढ़ा है। अब चलिए हम लोग समता प्रतिफल की अवस्था को समझें। पैमाने के समता प्रतिफल की अवस्था, विश्वास है आप हमारे साथ डायग्राम को भी उतारते चले होंगे। अब चलिए पैमाने के समता प्रतिफल को हम लोग समझें। दूसरी अवस्था क्या था पैमाने के प्रतिफल के नियम का? समता प्रतिफल की अवस्था। बहुत आसान है, एक लाइन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समता प्रतिफल समाप्त हो जाएगा। पैमाने के समता प्रतिफल का मतलब है कि जिस अनुपात में हम लोग उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ जाता है। मतलब उत्पादन के साधनों में आनुपातिक वृद्धि और उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि जब दोनों बराबर हो जाता है तो इसे पैमाने के समता प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। चलिए दूसरे शब्दों से इसको समझें। जैसे अगर 10% उत्पादन के साधन को बढ़ाया गया और उत्पादन भी 10% ही बढ़ा तो यह अवस्था पैमाने के समता प्रतिफल की अवस्था है। चलिए पैमाने के समता प्रतिफल को एक सरल डायग्राम के माध्यम से समझें। डायग्राम इकोनॉमिक्स को सरल बनाने का काम करता है। जो बातें हम लोग देख चुके हैं उसी को हम लोग डायग्राम के माध्यम से दिखलाएं। वो टी पैमाना रेखा खींचे, ये IQ1 समुत्पाद वक्र है, IQ2 भी समुत्पाद वक्र है, IQ3 भी समुत्पाद वक्र है। एक और समुत्पाद वक्र खींच लिए, बना लिए IQ4। इसका नाम दे दिए P, Q, R और S। यहाँ 10 उत्पादन हो रहा है, ये 20 उत्पादन को व्यक्त करता है, ये 30, ये 40। डायग्राम से ये पता चल रहा है कि PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS। मतलब जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया गया है उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि हो रहा है। तो हम लोग पैमाने की समता प्रतिफल को देख लिए। यहां से एक प्रश्न यूपी पीजीटी में पूछा गया था कि पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने की समता प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। इन तीनों अवस्थाओं में सबसे कम समय के लिए कौन सी अवस्था रहती है? तो इसका जवाब है कि पैमाने के बढ़ते, पैमाने की समता और पैमाने के घटते प्रतिफल में जो सबसे कम समय के लिए जो अवस्था रहता है वह अवस्था है पैमाने के समता प्रतिफल की अवस्था। चलिए हम लोग पैमाने के घटते प्रतिफल पर एक सार्थक चर्चा कर लें कि पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति क्या है। तीसरा जो अवस्था है पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। पैमाने के घटते प्रतिफल पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के ठीक उल्टा है। थोड़ा सा पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में हम लोग जाइए। पैमाने का बढ़ते प्रतिफल की अवस्था क्या था कि जिस अनुपात में साधनों को बढ़ा रहे थे उससे अधिक अनुपात में प्रोडक्शन बढ़ रहा था। इसका उल्टा कह दीजिए कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को हम लोग बढ़ाएं, अगर उससे
कम अनुपात में उत्पादन बढ़ता है, तो ये पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था है। मतलब जितना साधन को बढ़ा रहे हैं उससे कम उत्पादन बढ़ रहा है। कौन सी अवस्था? तो पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। जैसे 10% साधन बढ़ाए और 5% उत्पादन बढ़ा, तो यह अवस्था पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था है। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था क्यों उत्पन्न होता है? हम लोग पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के चर्चा के क्रम में ये समझे थे कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से आंतरिक बचत और बाह्य बचत उत्पन्न होता है, लेकिन जब उत्पादन के पैमाने को, उत्पादन के स्तर को और बढ़ा दिया जाता है, तो यही आंतरिक बचतें, यही बाह्य बचतें आंतरिक हानियां और बाह्य हानियां में बदल जाते हैं। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझें। जैसे मान लीजिए एक प्रबंधक था और ये 25 श्रमिकों की निगरानी कर रहा था, या एक प्रबंधक के देख रेख में 25 श्रमिक काम करते थे। अगर एक प्रबंधक के देख रेख में 40 मजदूरों को रखा गया, तो यहाँ जो प्रबंध की लागत है वो घट गया। प्रबंध की लागत क्या हुआ? घटा। ऐसी स्थिति में प्रबंध की लागत घट गया। अब इसको ऐसे समझिए, प्रबंधक एक है, अधिक उत्पादन शुरू हो गया, बहुत अधिक उत्पादन होने लगा, और एक प्रबंधक के देख रेख में 1000 लेबर को रखा गया। 1000 लेबर की निगरानी करता है। तो इसका ये मतलब है कि एक प्रबंधक 1000 लेबर पर निगरानी सही तरीके से नहीं कर पाएगा। मतलब यहां श्रमिक काम चोरी कर सकते हैं। मतलब यहां जो प्रबंध की लागत है, प्रबंध की लागत घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। तो इस उदाहरण से हम लोग ये समझे कि बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन अगर किया जाए तो वही आंतरिक बचत और बाह्य बचत जो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लिए जिम्मेदार था, बाद में आंतरिक हानि और बाह्य हानि में रूपांतरित हो जाएगा और पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था उत्पन्न हो जाएगा। चलिए हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से पैमाने के घटते प्रतिफल को समझें। बस 2 से 3 मिनट में हमारा पूरा व्याख्यान समाप्त हो जाएगा। पैमाने के घटते प्रतिफल को आप देखिए डायग्राम से। एक्स एक्सिस में साधन x है और y एक्सिस में साधन y है। ये पैमाना रेखा खींचे हम लोग। IQ1, IQ2, IQ3 और IQ4। आप डायग्राम को देखकर विश्वास है पैमाने के घटते प्रतिफल को समझ में गए होंगे। ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के ठीक विपरीत है। उत्पादन में एक समान वृद्धि करने के लिए पहले के तुलना में हम लोग अधिक साधनों को बढ़ा रहे हैं। यहां आप देखिए, इससे यह पता चल रहा है कि PQ लेस देन QR और QR लेस देन RS। मतलब उत्पादन में एक समान वृद्धि करने के लिए हम लोग पहले के तुलना में अधिक साधनों को बढ़ा रहे हैं। तो ये पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था है। हम लोग आज अपने क्लास के क्रम में पैमाने के घटते प्रतिफल के हर स्टेप को समझने का प्रयास किए। उदाहरण और डायग्राम
का सहारा लेकर के हम लोग पैमाने के घटते प्रतिफल की पूरी व्याख्या किए। इससे किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रह सकते हैं उस पर भी एक सार्थक चर्चा की। चलिए आप लोग अपनी पढ़ाई के क्रम को निरंतर आगे बढ़ाइए, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले चर्चा में। धन्यवाद।